अब हम बात करेंगे सीलिएक डिसीज के बारे में, ट्रॉपिकल स्क्रू के बारे में और विपल्स डिसीज के बारे में। ये तीनों के तीनों जो टॉपिक्स आपके मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स के अंदर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीलिएक डिसीज और सीलिएक स्क्रू के बारे में। इसका दूसरा नाम जो होता है वो नॉन ट्रॉपिकल स्क्रू होता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लूटन सेंसिटिव एंटेरोपैथी। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये एक एंटेरोपैथी है, मतलब इंटेस्टाइन का डिसीज है। जो किन लोगों के अंदर होता है? उन लोगों के अंदर होता है जो कि ग्लूटन को सेंसिटिव होता है। इन लोगों के अंदर एक्चुअली ग्लूटन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है वो ऑलरेडी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जब भी कोई पेशेंट ग्लूटन वाली चीज खाएगा, जैसे कि व्हीट, बार्ले, राई एंड ओट्स, ऐसी चीजें जब भी वो खाएगा तो उसको ये सारे क्लिनिकल फीचर्स एक्सपीरियंस होंगे। इसीलिए इस डिसीज को हम क्या बोलते हैं? ग्लूटन सेंसिटिव एंटेरोपैथी। जैसे कोई ग्लूटन की चीज खाता है तो वो एंटीबॉडीज आती है, ग्लूटन को तो अटैक करती है, साथ में वो आपके गट को भी अटैक करती है और उसके म्यूकोजा को डैमेज कर देती है। देयरफॉर इट इज अ एंटेरोपैथी। अब वो गट के कौन से पार्ट को अटैक करती है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट को ज्यादा अटैक करती है एज कंपेयर टू दी डिस्टल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। रीजन बड़ा सिंपल है, जो आपका ग्लूटन वाला फूड है वो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहले एंटर करता है और उसी पहले वाले पार्ट के अंदर आपका ज्यादा ज्यादा एंटीबॉडी आके अटैक कर देती है। ठीक है, देयरफॉर सीलिएक डिसीज मेनली अफेक्ट्स द म्यूकोजा ऑफ द प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपको जो क्लिनिकल फीचर्स आएंगे कौन कौन से आएंगे? आफ्टर ईटिंग ग्लूटन, जैसे ही आप ग्लूटन खाओगे वैसे आपको डायरिया, स्टिएटोरिया और एब्डोमिनल पेन, ऐसे तीन फीचर्स होने लगेंगे। डायरिया, स्टिएटोरिया, एब्डोमिनल पेन। क्रॉनिकली आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे? ड्यू टू क्रॉनिक डायरिया आपको वेट लॉस देखने को मिलेगा। ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द म्यूकोस ऑफ प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन आपको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। कैल्शियम डेफिशिएंसी विल लीड टू हाइपोकैल्सीमिया, आयरन डेफिशिएंसी विल लीड टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्योंकि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे डाइवेलेंट आयंस जो होते थे वो आपके एब्जॉर्ब होते थे। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फोलिक एसिड का भी एब्जॉर्प्शन जो आप होता था प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से होता था वो भी नहीं होगा, रिजल्टिंग इनटू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। साथ में अगर आप देखोगे तो आपको विटामिन बी 12 के लेवल्स नॉर्मल देखने को मिलेंगे, क्योंकि विटामिन बी 12 का जो एब्जॉर्प्शन होता था वो डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से होता था और डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आपका नॉर्मल है, तो विटामिन बी 12 भी आपका नॉर्मल लेवल्स ही रहेंगे। फिर हम बात करते हैं कि साइड कौन सा अफेक्ट होता है? प्रॉक्सिमल पार्ट ज्यादा अफेक्ट होता है एज कंपेयर टू डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर हम बात करते हैं इन दो टेस्ट के बारे में, डी ज़ाइलोस टेस्ट और शिलिंग्स टेस्ट। डी ज़ाइलोस टेस्ट हम करते हैं फॉर दी प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और शिलिंग्स टेस्ट करते हैं फॉर द डिस्टल पार्ट ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन। सीलिएक डिसीज के अंदर चूंकि प्रॉक्सिमल पार्ट अफेक्टेड होता है, एबनॉर्मल होता है, इसीलिए जो आपका डी ज़ाइलोस टेस्ट होगा ये एबनॉर्मल होगा सीलिएक डिसीज के अंदर। सिमिलरली डिस्टल पार्ट जो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का वो नॉर्मल होता है इन दी सीलिएक डिसीज, इसीलिए जो शिलिंग्स टेस्ट होता है वो भी नॉर्मल होता है इन केस ऑफ सीलिएक डिसीज। फिर हम बात करते हैं एसोसिएशंस के बारे में। जो एंटीबॉडीज ग्लूटन के अगेंस्ट बनती है, जो एंटीबॉडीज ग्लूटन के अगेंस्ट अटैक करती है, वही एंटीबॉडीज आपके दूसरे इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी अटैक कर सकती है। जैसे कि पैंक्रियास को अटैक करते टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, स्किन को अटैक करके डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, और आईजीए नेफ्रोपैथी बाय अटैकिंग किडनी। किडनी को अटैक करके आईजीए नेफ्रोपैथी, स्किन को अटैक करके डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस एंड पैंक्रियास को अटैक करके टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। यहां पर एक पॉइंट आप देख रहे होंगे, आईजीए डेफिशिएंसी। देखो क्या होता है ना, जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो प्रॉक्सिमल पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का सिंथेसाइज करता है आईजीए को। अब ये आईजीए का सिंथेसिस तो नहीं हो पाएगा जब प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्ट्रक्शन होगा, उसका म्यूकोजा डैमेज हो जाएगा, तो ये आपका इसका डेफिशिएंसी हो जाता है, क्योंकि अब प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आईजीए का सिंथेसिस नहीं कर सकता। और आईजीए नेफ्रोपैथी ही क्यों होती है? किडनी को जब अटैक करती है ये एंटीबॉडीज, तो आईजीए नेफ्रोपैथी ही इसलिए होती है क्योंकि जितनी सारी एंटीबॉडीज आप यहां पर पढ़ोगे जो कि आपके अटैक करेगी ग्लूटन वाले फूड को, जो कि ग्लूटन के अगेंस्ट बनी हुई है, उन सब की वैरायटी क्या है? उन सब की वैरायटी आईजीए है। ठीक है, तो अब एंटीबॉडीज एक्चुअल में होती कौन कौन सी है ग्लूटन के अगेंस्ट? पहली होती है एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी, ये मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी है सीलिएक डिसीज की। दूसरी है एंटी टीटीजी एंटीबॉडी, जिसको हम एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं, और ये मोस्ट सेंसिटिव एंटीबॉडी है। और तीसरी होती है एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडी, आल्सो नोन एज एजीए। इसको ना भी याद रखोगे तो चलेगा, ऊपर की दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी एंडोमाइसियल, एंटी टीटीजी, और इनमें से मोस्ट स्पेसिफिक आपकी एंटी एंडोमाइसियल है, मोस्ट सेंसिटिव आपकी एंटी टीटीजी है। फिर हम बात करते हैं आपके इंटेस्टिनल बायोप्सी के बारे में। तो इंटेस्टिनल बायोप्सी पे आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्लैट विलाई विद क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया। आप याद रखें, मार्च क्राइटेरिया नामक एक क्राइटेरिया होता है जो कि इंटेस्टिनल बायोप्सी के लिए यूज करते हैं हम सीलिएक डिसीज के अंदर। यहां पर आपको हॉलमार्क फाइंडिंग क्या होती है सीलिएक डिसीज की? फ्लैट विलाई मतलब एट्रोफिड विलाई विद क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, ये आपको दिखा देता है। ये आपके होते हैं नॉर्मल डिओडिनम की बायोप्सी है, और ये आपके नीचे जो है ये क्रिप्ट्स है बेसिकली। ओके, क्रिप्ट्स ऑफ लूबरकुन, ये इनका देखो हाइपरप्लेजिया आपको दिख रहा है। और ये देखो कितने बड़े बड़े आपके विलाय थे,
इनकी एट्रोफी हो चुकी है, फ्लैट विला हो चुका है, तो विलस एट्रोफी, फ्लैट विला विद क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, और साथ में आपको जो है इनके अंदर जो लिम्फोसाइट्स देखने को मिलता है वो CD8 टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जिनको हम इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ओवरऑल थिकनेस जो होती है आपके डिओडिनम की वो सेम ही रहती है, नॉर्मली रहती है पहले जैसी। तो यही मार्च क्राइटेरिया है जो कि हम यूज करते हैं फॉर द इंटेस्टिनल बायोप्सी इन द सीलिएक डिसीज, जिसके बारे में बता रहा था। फिर हम बात करते हैं आपके कि डायग्नोसिस कंफर्म कैसे होता है। तो कंफर्मेशन जो होता है डायग्नोसिस का वो होता है बाय रिवर्सल ऑफ द बायोप्सी चेंजेस आफ्टर ईटिंग ग्लूटेन फ्री डाइट एस्टैब्लिश द डायग्नोसिस ऑफ सीलिएक डिसीज। मतलब बायोप्सी के जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं आफ्टर ईटिंग ग्लूटेन फ्री डाइट, तो ये एस्टैब्लिश करता है डायग्नोसिस ऑफ द सीलिएक डिसीज इन दैट पेशेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है? पहला मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा ग्लूटेन फ्री डाइट। ब्रो मत खाओ, ब्रो मत खाओ मतलब बार्ली मत खाओ, राय मत खाओ, ओट मत खाओ, व्हीट मत खाओ, वो मत खाओ, राइस एंड कॉर्न खाओ, ग्लूटेन फ्री डाइट पे मेंटेन रहो। और आपको स्टेरॉइड्स मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज करने के इंडिकेशंस होते हैं, दो इंडिकेशंस, अगर वो इंडिकेशन प्रेजेंट है तब जाके आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड्स को यूज करो। कौन कौन से होता है? पहला होता है इंडिकेशन रिफ्रैक्टरी सीलिएक डिसीज। रिफ्रैक्टरी सीलिएक डिसीज का मतलब क्या कि ग्लूटेन फ्री डाइट खाते हुए भी आपको जो है होते जा रहा है ये सीलिएक डिसीज। आप 6 से 12 महीने से ग्लूटेन फ्री डाइट खा रहे हो लेकिन फिर भी सिम्टम जो है वो परसिस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में रिफ्रैक्टरी सीलिएक डिसीज में आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को यूज कर सकते हो। दूसरा इंडिकेशन होता है एक्यूट सीलिएक क्राइसिस, मतलब बहुत ज्यादा सीवियर डायरिया होने लगा, सीवियर डिहाइड्रेशन होने लगा, सीवियर हाइपोकैल्सीमिया होने लगा। जब ये चीजें सीवियरली होगी तो उसको हम कहते हैं एक्यूट सीलिएक क्राइसिस, और उसके में भी हमको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज कर लेने चाहिए। जो दूसरा डिसीज हम पढ़ने वाले हैं, सिर्फ दूसरा सिंड्रोम हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ट्रॉपिकल स्प्रू। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना लेकिन फिर भी बता देता हूं। ट्रॉपिकल स्प्रू एक्चुअल में एक इंफेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये इंफेक्शन होगा तो इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो इसके 3 कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं कॉमनली, ई कोलाई, क्लेब्सिella निमोनिया एंड एंटेरोबैक्टेरी क्लोएशिया। ये 3 इसके कॉमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये ट्रॉपिकल स्प्रू कॉज करते हैं। नाम ट्रॉपिकल स्प्रू इसीलिए है क्योंकि ये अफेक्ट करता है उन लोगों को जो कि ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं। बाकी जो आपके एब्डोमिनल सिम्टम्स रहेंगे वो यही वाले सेम टू सेम यहां पर चिपका दो। यहां पर भी आपको क्रॉनिक डायरिया, स्टिएटोरिया, वेट लॉस ये देखने को मिलेगा। बस डिफरेंस किसमें आएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फोलिक डेफिशिएंसी देखने को मिल रही थी, विटामिन B12 के लेवल्स नॉर्मल थे। यहां पर ट्रॉपिकल स्प्रू के अंदर फोलेट की भी डेफिशिएंसी होगी और विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी होगी। रीजन बड़ा सिंपल है, ट्रॉपिकल स्प्रू के अंदर दोनों प्रॉक्सिमल और डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है दोनों के दोनों अफेक्ट होते हैं, रिजल्टिंग इनटू डेफिशिएंसी ऑफ बोथ फोलेट एंड B12। ठीक है, यहां पर भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हाइपोकैल्सीमिया ये देखने को मिलेगा क्योंकि प्रॉक्सिमल इन्वॉल्व होता है तो आपके 2+ आयंस का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं दोनों का इक्वल, मतलब इक्वल नहीं, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों पार्ट का। कुछ बुक्स के अंदर ऐसा दिया गया है दोनों का इन्वॉल्वमेंट तो जरूर है लेकिन डिस्टल पार्ट का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। ये नहीं याद रखोगे तो चलेगा, बट ये याद रखो दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है ट्रॉपिकल स्प्रू के अंदर, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल बोथ पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर हम बात करते हैं, अब चूंकि दोनों प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है ट्रॉपिकल स्प्रू के अंदर, तो दोनों जो टेस्ट रहेगी वो आपकी क्या आएगी? एबनॉर्मल आएगी। कुछ परसेंटेजेस दिए गए हैं कि जो डिसहाइलोस टेस्ट होती है वो 99% केसेस ऑफ ट्रॉपिकल स्प्रू के अंदर एबनॉर्मल होती है। तो वही जो शिलिंग्स टेस्ट होती है वो 60 to 90% ऑफ द केसेस ऑफ ट्रॉपिकल स्प्रू के अंदर एबनॉर्मल होती है। वैल्यूज मत याद रखो, ये याद रखो कि दोनों एबनॉर्मल होती है। रीजन बड़ा सिंपल है कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के एबनॉर्मल होते हैं इन ट्रॉपिकल स्प्रू। अब यहां पर एंटीबॉडीज का कोई है क्या? इन्फेक्शियस डिसीज है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है, इसमें एंटीबॉडीज नहीं होती, तो एंटीबॉडीज के कारण होने वाले एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस भी नहीं होंगे। जो भी क्लिनिकल फीचर्स होंगे वो तो एक तो आपके एब्डोमिनल क्लिनिकल फीचर्स होंगे, स्टिएटोरिया, क्रॉनिक डायरिया, वेट लॉस वो वाले होंगे, या फिर आपका विटामिन B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, इनके डेफिशिएंसी के जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो फीचर्स रहेंगे। फिर हम बात करते हैं एंटीबॉडी तो नहीं है, ये बस क्या है? इन्फेक्शन है आपके इंटेस्टाइन का। इंटेस्टिनल बायोप्सी इसकी इमेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि आपको मोनोन्यूक्लियर सेल का इन्फिल्ट्रेट दिखेगा लैमिना प्रोप्रिया के अंदर, मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेट इन लैमिना प्रोप्रिया। फिर हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करोगे, तो आपको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी, किसके लिए? बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो वो देते हो आप डॉक्सीसाइक्लिन या फिर टेट्रासाइक्लिन। साथ में विटामिन B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के लिए आपको उनका सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, फोलिक एसिड का एंड विटामिन B12 का। तो ये हो गया आपका ट्रॉपिकल स्प्रू खत्म। तीसरे सिंड्रोम की तरफ बात करता है और चलता है, और वो है आपका विपल्स डिसीज। अगेन इंपॉर्टेंट डिसीज, सीलिएक डिसीज और विपल्स डिसीज तो आपको कभी भी भूलना नहीं है, ये दोनों हमेशा करके जाने। ट्रॉपिकल स्प्रू को आप छोड़ सकते हो कभी कभी। विपल्स डिसीज का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो एक ही होता है, दैट इज ट्राइफोरेमा विपेलाई।
ट्राइफोरेमा विपेलाए, ये बेसिकली आपके इंटेस्टाइन को अटैक करता है। जब भी इंटेस्टाइन को ये ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो ये दो टाइप के क्लिनिकल फीचर्स कॉज कर सकता है। एक तो इंटेस्टाइन के अंदर ल्यूमिनल क्लिनिकल फीचर्स कॉज करेगा, जैसे कि स्टिएटोरिया, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स। तो दूसरे, ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएगा लिम्फ के अंदर, ये ब्लड के अंदर जाएगा, लिम्फ से ब्लड के अंदर जाएगा, और ब्लड के थ्रू ये मल्टीपल ऑर्गन्स के अंदर जाएगा। कहां पे जाएगा? मल्टीपल ऑर्गन्स के अंदर जाएगा, और ये ऑर्गेनिज्म खुद जा रहा है मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के पास, कोई एंटीबॉडीज नहीं जा रही, ऑर्गेनिज्म खुद जा रहा है मल्टीपल ऑर्गन्स की तरफ, और वो क्या जो है क्लिनिकल फीचर्स कॉज करेगा दूसरे दूसरे ऑर्गन्स के अंदर। तो जो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन होती है वो सारी की सारी ऑर्गेनिज्म के कारण होती है इन विपल्स डिसीज, ना कि एंटीबॉडी के कारण। देखेंगे क्या होती है। यहां पर भी सेम आपका प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दोनों के दोनों इन्वॉल्व होता है। चूंकि दोनों इन्वॉल्व होता है इसलिए दोनों टेस्ट, आपके यूरिन ज़ाइलोस टेस्ट और सॉरी आपके डी ज़ाइलोस टेस्ट और आपकी शिलिंग टेस्ट, दोनों की दोनों एबनॉर्मल भी होगी। फिर हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन कौन कौन से होता है। पहली बात तो ये किसके कारण होता है? ओनली ड्यू टू ऑर्गेनिज्म, नॉट ड्यू टू एंटीबॉडी। कौन कौन से होता है? अगर जॉइंट्स के अंदर ऑर्गेनिज्म चला गया तो माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस हो जाएगा या फिर साइनोवाइटिस हो जाएगा। अगर हार्ट के अंदर चला गया तो पैनकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा। अगर ब्रेन के अंदर चला गया तो फिर डिमेंशिया, सुप्रानिकुलर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, सीजर, सेरेबुलर अटैक्सिया। अगर ब्रेन के अंदर चला गया तो ये सारे क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे, ये सारे एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। या फिर पॉलीसिरोसाइटिस, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, ये भी आपके एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन हो सकता है इन द पेशेंट ऑफ वेपर्स डिसीज। इसमें मैंने बताया एंटीबॉडीज एब्सेंट होती है, सारे एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन वेर ड्यू टू ऑर्गेनिज्म। इसमें इंटेस्टिनल बायोप्सी पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पास पॉजिटिव मैक्रोफेजेस। दिखाते हैं एग्जैक्टली कैसे दिखता है आपको ये इसका बायोप्सी। आपको ऐसा दिखता है, आपको फोम सेल्स दिखते हैं, और इन्हीं फोम सेल्स के अंदर आपको जो है ऑर्गेनिज्म भी दिखता है। फोम सेल्स मतलब एक्चुअली जो ये फोम सेल्स होते हैं वो मैक्रोफेजेस होते हैं, और इन्होंने एंगल्फ करके रखा होता है ऑर्गेनिज्म को। और ये जो आपके फोम सेल्स मैक्रोफेजेस होते हैं ये पास पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ऊपर हमने फाइंडिंग पढ़ी पास पॉजिटिव मैक्रोफेजेस। ये पास पॉजिटिव इमेज है, ये नॉर्मल आपकी हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेज है। दोनों इसके अंदर आप देख सकते हो पास पॉजिटिव मैक्रोफेजेस आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। और विपल डिसीज वर्सेस टीबी, इन दोनों, ये विपल डिसीज और टीबी, टीबी जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है विपल डिसीज का ऑन बायोप्सी। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर फोम सेल्स देखने को मिलता है। दोनों के अंदर क्या देखने को मिलता है? फोम सेल्स देखने को मिलता है। डिफरेंस क्या है कि जो टीबी के फोम सेल्स होते हैं वो जेड एन स्टेन के लिए पॉजिटिव होता है, तो वही जो विपल डिसीज वाले फोम सेल्स होते हैं वो जेड एन स्टेन के लिए नेगेटिव होता है। ठीक है। अब बस ट्रीटमेंट बाकी रह गया आपका विपल्स डिसीज का, और वो होता है सेफ्ट्रैक्सोन दे दो आईवी, या फिर आप सेफ्ट्रैक्सोन की जगह पर दे सकते हो मीरोपिनम आईवी फॉर 2 वीक्स। पहले आप इंजेक्टेबल्स दोगे, इंजेक्टेबल्स में आप क्या दे सकते हो? सेफ्ट्रैक्सन आईवी दे सकते हो या फिर मीरोपिनम आईवी दे सकते हो। पहला प्रेफरेंस सेफ्ट्रैक्सन को दिया जाता है, कोई रिस्पांस नहीं आता तो मीरोपिनम दिया जाता है। ये कितने टाइम के लिए देना है? 2 वीक्स के लिए देना है। 2 हफ्तों के बाद आपको ओरल ड्रग शुरू करनी है 1 साल के लिए, और इन 1 साल के लिए आपको क्या देना है? कॉट्रिमॉक्सोसोल देना है ओरली। कॉट्रिमॉक्सोसोल किसका कॉम्बिनेशन होता है? ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथोक्सोसोल। ठीक है। तो अब अगर क्लैरिटी होगी तो ये सवाल सॉल्व करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।